आपने इससे पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे और मेरे द्वारा अभी लेटेस्ट में वारेन हेस्टिंग्स के प्लान बताए गए हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने किस तरह 1 बाय 1 करके अपने प्लान द्वारा भारत में जुडिशियल अप्रोच को कायम किया, जुडिशियल व्यवस्था को बनाए रखा और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गई जुडिशियल व्यवस्था आज भी भारत देश में कार्य कर रही है। ये मेरे द्वारा इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। आज मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है कि जिस तरह वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में अपना पहला प्लान जुडिशियल सिस्टम को बनाए रखने के लिए पेश किया था, उसमें कुछ कमियां पाई गई और उन कमियों को दूर करने के लिए सन 1774 में उसने अपना दूसरा जुडिशियल प्लान पेश किया। ठीक उसी तरह जो दूसरा जुडिशियल प्लान 1774 में पेश किया था, उसमें भी कुछ वर्षों बाद कुछ कमियां सामने आई और उन कमियों को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में अपना एक तीसरा प्लान पेश किया, जो आज यहाँ मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा रहा है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स प्लान 1780 विद डिटेल। प्लान 1780 में क्या प्रावधान वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रखे गए, इस बात पर चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। और इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने जो दो प्लान बनाए थे 1772 और 1774, उनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू पावर। जाहिर सी बात है कि जब एक ही व्यक्ति के हाथ में दो शक्तियां लग जाएंगी और दोनों शक्तियां विरोधाभास की हों, तो क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध हम कहीं अपील कर सकते हैं? बात समझ में नहीं आई, समझाता हूं एक उदाहरण देकर। मान लीजिए ए एक अधिकारी है और बी भी एक अधिकारी है। ठीक, अगर ए अधिकारी के पास कोई सी व्यक्ति ए अधिकारी के पास जाता है और उसने कोई निर्णय दिया और उस निर्णय से अगर सी जो व्यक्ति था अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है, तो वो उसके पास एक विकल्प होता है कि वो बी अधिकारी के पास जाकर अपील करे, याचिका लगाए, निवेदन करे, आवेदन लगाए। ये व्यवस्था है कि अगर ये आपके साथ गलत काम करते हैं या सही काम नहीं करते हैं तो आप दूसरे अधिकारी के पास जाकर न्याय की मांग कर सकते हैं। लेकिन भाग्य की विडंबना कि इस जगह जो व्यक्ति बैठा था ए और इस जगह जो व्यक्ति बैठा था बी, इन दोनों ही कैपेसिटी में आने वाला व्यक्ति डी था। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्हें सिंगल पर्सन इन्हें डबल रोल। डी एक ऐसा व्यक्ति था जो ए कैपेसिटी में यहाँ था और बी कैपेसिटी में यहाँ था। अब आप अगर यहाँ इससे न्याय लेने गए डी से, जब वो ए कैपेसिटी में था उसने कोई न्याय दिया और उसके विरुद्ध आपने अपील यहाँ की, जब वो बी कैपेसिटी में है लेकिन है वही डी, तो क्या आपके साथ न्याय होगा? बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आती है तो मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण द्वारा इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसके पास कार्यपालिका की सारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, और उसी व्यक्ति के पास जुडिशियल पावर है, यानी कि वही कलेक्टर है और वही डिस्ट्रिक्ट जज है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कलेक्टर के पास जाते हैं और हमने जो आवेदन किया है, निवेदन किया है, उस पर कलेक्टर हमें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कहने का तात्पर्य है हमारे साथ न्याय नहीं होता है, तो हम उनके खिलाफ मान लीजिए कोर्ट में जाने की सोचे, तो कोर्ट में वही कलेक्टर साहब जज हैं, तो क्या अपने द्वारा दिए हुए फैसले को स्वयं उल्टेंगे? नहीं। अपनी बात को गलत साबित करेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर यहाँ वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू पावर और जुडिशियल पावर दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, कलेक्टर साहब के हाथ में। वही जुडिशियल हेड थे और वही रेवेन्यू हेड थे, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने का कार्य भी उनको सौंपा गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर कलेक्टर साहब ने ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया तो कोई व्यक्ति जुडिशियरी में जाके चैलेंज देता है, तो क्या उनका चैलेंज एक्सेप्ट होगा? नहीं, क्योंकि वही कलेक्टर साहब वहां बैठे हैं।
तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू पावर, यानी कि न्यायिक और राजस्व, ये दोनों तरह की शक्तियां जो एक व्यक्ति में इनहेरेंट थी, अंतर्निहित थी, उनको अलग अलग कर दिया। सेकेंड, सिविल कोर्ट इन ईच ऑफ डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन में एक सिविल कोर्ट होगा। ये यहाँ निर्धारित किया गया, सिविल कोर्ट होना प्रत्येक डिवीजन में जरूरी है। पहले हुआ करता था, लेकिन प्लान 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक नियम बनाया कि डिवीजन के हेडक्वार्टर में कोई भी दीवानी न्यायालय नहीं होगा। वो यहाँ फिर पुनः स्वीकार किया गया कि सिविल कोर्ट का होना निहायत जरूरी है। थर्ड, राइट टू जस्टिस बाय दीवान। प्लान 1774 में मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 के प्लान में दीवान को रिप्लेस किया था कलेक्टर के स्थान पर। यानी जो कार्य कलेक्टर साहब करते थे अब दीवान करेंगे, यानी जमींदार। जो भी न्याय कलेक्टर साहब करेंगे वो दीवान करेंगे। जो भी पावर दीवान के पास है वो कलेक्टर साहब के पास जो थी वो मिल गई, यानी रिप्लेस हो गए थे। जब रिप्लेस हो गए थे तो उन्हें कुछ अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ राइट टू जस्टिस बाय दीवान, यहाँ एक अधिकार दे दिया गया कि जब कलेक्टर के स्थान पर दीवान को बिठाया है तो क्यों ना कलेक्टर के अधिकार भी उसको दिए जाए। तो कौन से अधिकार? उसे जस्टिस करने के, न्याय देने के अधिकार दे दिए गए। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड। भाग्य की विडंबना, एक नया प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, एक नई समस्या खड़ी हो गई जो कि वारेन हेस्टिंग्स को पता नहीं चली। धीमे से घास से निकलकर एक सांप सामने आ गया। देखिए कैसे, यहाँ चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय वारेन हेस्टिंग्स अकॉर्डिंग टू प्लान 1780। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने प्लान 1780 में चीफ जस्टिस को अपॉइंटेड कर दिया। किस जगह? चीफ जस्टिस को अपॉइंटेड कर दिया इन्होंने सिविल कोर्ट के जज के रूप में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब प्रत्येक डिवीजन में एक सिविल कोर्ट होगा, उस सिविल कोर्ट में एक जज होगा, लेकिन जज कौन होगा? जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था उस समय? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्हीं को डिवीजन कोर्ट यानी सिविल कोर्ट का जज बना दिया, वो ही सुनवाई करेंगे। इससे बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी होने वाली थी, जो कि वारेन हेस्टिंग्स को अपने प्लान 1718 को एग्जीक्यूट करते समय ध्यान नहीं रखा गया। क्या समस्या खड़ी होगी? जाहिर सी बात है, अगर कोई मामला सिविल कोर्ट में आया है और यहाँ डिसाइड किया गया तो डिसाइड कौन करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे हैं, जो यहाँ जज के बतौर बैठे हुए वो। अब उन्होंने वो यहाँ सेटिडाइज कर दिया, मामला सुना समझा और निर्णय दे दिया। अब उसकी अपील कहाँ होगी? जाके सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति अपीलेड ये कहता है कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सिविल कोर्ट से ये मुकदमा हार गया हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मुझे इसमें न्याय दिया जाए। न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि जिस जज ने वहाँ आपके साथ ये जजमेंट दिया है वही जज तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, कैसे न्याय मिलेगा? ये संभव है ही नहीं। एक नई समस्या खड़ी हो गई। फिफ्थ, कोर्ट फीस। अभी तक कोर्ट फीस की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने ये देखा कि जब मामलों की सुनवाई हो रही है, इतने लोग इसमें लग रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो क्यों ना न्यायालय शुल्क भी अब सभी से लिया जाए। और न्यायालय शुल्क लेना प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।